Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a very important topic of human reproductive system। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि शुरुआती कुछ पैराग्राफ्स जो आप एनसीईआरटी में देखते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ह्यूमन किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। वैसे तो एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन किस फाइलम में आता है, तो आप कहेंगे कॉर्डेटा में, ठीक है ना। और ये भी जानते हैं कॉर्डेटा के अंदर किस सब फाइलम में आता है, तो आप कहेंगे वर्टिब्रेटा में, तो ये भी हमें मालूम है। एंड अगर वर्टिब्रेटा के अंदर हम बात करें किस क्लास में आता है, तो हम सभी जानते हैं मैमल्स में, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो ह्यूमन के रिगार्डिंग है वो आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आपने एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले, यानी कि अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं, तो उससे भी पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले ओबीपेरस क्या है। तो देखिए, ओबीपेरस का मतलब होता है जनरली एग लेइंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको हम लोग ओबीपेरस एनिमल्स कहते हैं। तो एग लेइंग एनिमल्स को हम जनरली क्या कहते हैं, ओबीपेरस एनिमल्स। ये चीज़ आप याद रखें यहाँ पर, ठीक है ना। और ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनमें ओबीपोजिटर यानी कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि अंडे देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ओबीपोजिटर कहा जाता है। आपको बात बताऊं कि विविपेरस का मतलब क्या होता है। तो विविपेरस का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलप इनटू मदर यूट्रस। एम्ब्रियो डेवलप इनटू मदर यूट्रस। अगर एम्ब्रियो मदर के यूट्रस में डेवलप होता है तो ऐसी कंडीशंस में हम ऐसे एनिमल्स को जनरली विविपेरस कहते हैं। इफ एम्ब्रियो डेवलप इनटू मदर यूट्रस तो हम ऐसे एनिमल्स को विविपेरस कहते हैं। जबकि अगर एग लेइंग कोई एनिमल्स है तो हम टर्म यूज करते हैं ओबीपेरस। तो सबसे पहले आप इन दोनों शब्दों की जो मीनिंग है वो अपने दिमाग में एकदम सही तरीके से बैठा लें कि ओबीपेरस क्या है और विविपेरस क्या है, ठीक है। अब ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है अगर हमें ये देखना है तो आप याद रखिए कि ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल है। यानी कि ह्यूमन कैसा एनिमल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल। तो हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन जो है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है। दैट्स वाई कि हम ह्यूमन को विविपेरस ऑर्गेनिज्म मानेंगे। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मीनिंग क्या होता है, तो वैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी पढ़ते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि गैमीट अगर फॉर्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली गैमीट्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है और मेल में मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमीट बनते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रकार की प्रोसेस से जो भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट या बर्थ होता है, जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द मेन कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज डैट कि इसमें मेल और फीमेल गैमीट के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जनरली जो जाइगोट है वो कैसी सेल्स है, तो हम सभी जानते हैं जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है। और जनरली गैमीट्स कैसे होते हैं, तो ये भी हम लोगों ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि दे आर हैप्लॉइड और इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और उससे प्रोडक्ट जो बनता है जाइगोट, और उस जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स के थ्रू ऑर्गेनिज्म का बर्थ अगर हो रहा है, तो जनरली हम टर्म यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप हमेशा एक कंसेप्ट याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो। यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई भी एनिमल जो है वो डायोसियस हो।
ह्यूमन डायोसियस एनिमल है, हम जानते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एनिमल्स जो डायोसियस होंगे उन्हीं में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ऐसे एनिमल्स में भी पाई जाती है जो मोनोसियस होते हैं। यानी कि मोनोसियस एनिमल्स भी अगर मैं बात करूं तो उनमें भी आप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को मिल सकती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार के एनिमल्स में हो सकता है, ऐसे एनिमल्स जो डायोसियस हैं और ऐसे एनिमल्स जो मोनोसियस हैं। अब बात यह है कि डायोसियस और मोनोसियस का मीनिंग क्या होता है। तो डायोसियस में हम सभी जानते हैं सेक्सेस आर सेपरेटेड, ऐसे एनिमल्स स्पीसीज जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि सेक्सेस जो है वो सेपरेटेड होते हैं। तो अगर सेक्स सेपरेटेड है तो आप ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, डायोसियस एनिमल्स। और अगर किसी एनिमल्स में आप देख रहे हैं कि सेक्स सेपरेटेड नहीं है, यानी कि एक पर्टिकुलर एनिमल जो है वो मेल भी है वो फीमेल भी है, यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, तो आप वहां पर टर्म यूज करते हैं मोनोसियस। ठीक है ना। तो अब यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी और मैं ह्यूमन के बारे में बता देता हूं कि जो ह्यूमन है वो कैसा एनिमल्स है। तो वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग है, एक चीज। विविपेरस है क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप इनटू मदर यूट्रस, दो चीज। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि ह्यूमन डायोसियस एनिमल है। एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंगली डायोसियस एनिमल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज में मेल कैंडिडेट या इंडिविजुअल अलग हैं, फीमेल कैंडिडेट या इंडिविजुअल अलग हैं, तो आप टर्म यूज करते हैं डायोसियस। ठीक है ना। आपको बता दूं ह्यूमन की कुछ और भी रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जब हम फर्टिलाइजेशन के पैटर्न को लेकर डिस्कशन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट टाइप का हो सकता है डिफरेंट एनिमल्स में। एक हो सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है, दैट्स वाई कि इसको नाम दिया गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे इंटरनल। तो एक और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और वो कहां पर होता है, तो आप जानते हैं फीमेल बॉडी में होता है। और फीमेल में वो कहां पर होता है, पर्टिकुलर उसके किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, तो हम शायद ये पहले से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। तो फीमेल ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस उसकी फैलोपियन ट्यूब में होती है, और फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं और इसे हम ओविडक्ट कहते हैं। द स्पेसिफिक रीजन, द स्पेसिफिक एरिया ऑफ फैलोपियन ट्यूब जहां पर ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमन फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है, अगर आपको इसका आंसर भी अभी चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूं, वो पर्टिकुलर रीजन एम्पूला कहलाता है। एम्प्यूला या एम्पुलरी रीजन जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पर स्पेसिफिकली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो देखिए, आपने अभी तक ह्यूमन के कुछ इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को समझा। कई बार नीट के एग्जाम में जब इस चैप्टर से दो क्वेश्चन कम से कम जो आते हैं, कई बार एक क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, और जो बातें मैंने अभी तक आपसे बोली हैं वहीं से वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर मैं सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है उनकी एक लिस्ट तैयार करूं, तो मैं लिखूंगा कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये आप याद रखें। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो विविपेरस है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड लिखना चाहूं तो डायोसियस है। ओके। एंड अगर मैं फोर्थ नंबर पर लिखना चाहूं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक और अगर मैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर बताना चाहूं अगर आपको, तो मैं बोल सकता हूं कि ह्यूमन में डेवलपमेंट किस टाइप का होता है। तो आपने पढ़ा हुआ है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी होता है एनिमल्स में और डायरेक्ट भी होता है। जब ह्यूमन में जब किसी भी एनिमल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो हमेशा याद रखिए कि लार्वा
के फॉर्म में एनिमल्स का बर्थ होता है, ठीक है ना। फिर वो मेटामॉर्फोसिस करता है और अपने एडल्ट फॉर्म को ऑब्टेन करता है, दैट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमन में कैसा डेवलपमेंट होता है, तो आपने देखा होगा कि ह्यूमन बेबी जब बर्थ होता है, ह्यूमन बेबी का जब बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में सभी ऑर्गन जो होते हैं वो पूरी तरह से फॉर्म्ड हो चुके होते हैं। यानी कि ह्यूमन बेबी का बर्थ एक फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल के फॉर्म में होता है और उस ह्यूमन बेबी की बॉडी में वो हर ऑर्गन होता है जो उसके एडल्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो डेट्स वाई कि ह्यूमन में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, तो आप कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो आपको बहुत इजीली याद हो सकते हैं। नंबर 1, ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ये विविपेरस एनिमल है, ये डायोसियस पैटर्न ऑफ सेक्स रखता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन में कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो इतनी बातें समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप किन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को देखेंगे। एक्चुअली में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो एक चैप्टर डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी में, वो चैप्टर इन्हीं इवेंट का ध्यान रखते हुए किया गया है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर आप क्या पढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम क्या पढ़ते हैं, गैमीटोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ते हैं, फिर आप फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस को पढ़ते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और अंत में पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं वो कहीं ना कहीं इन इवेंट को एक सीक्वेंस में लेके ही तैयार किए गए। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो इंक्लूड हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसमें पहला है मेल एंड फीमेल गैमीटोजेनेसिस। और हम अच्छे से जानते हैं द टर्म गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है गैमीटोजेनेसिस क्या है, तो आप बहुत सिंप्लीफाइड आंसर देंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट्स क्या होते हैं भाई, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, इनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एंड मेल में अगर हम बात करें तो गैमीट को हम स्पर्म बोलते हैं, अगर हम मेल की बात करें तो गैमीट को आप क्या बोलते हैं, स्पर्म, और अगर हम फीमेल की बात करें तो हम गैमीट को ओवम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको मैच्योर्ड फॉर्म में ऊटेड भी कहा जाता है। तो फाइनली आपको बता दूं कि ओवम जो है वो फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है, स्पर्म जो है वो मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है। एंड गैमीट का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है मेल में और फीमेल में, उसको आप क्या कह रहे हैं, कलेक्टिवली गैमीटोजेनेसिस। अगर हम स्पर्म के फॉर्मेशन को और ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस को पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं तो आप यहां पर नाम दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन में मेल जो है वो स्पर्म को बना रहा है, तो स्पर्म बनने की प्रोसेस जो है ऑब्वियसली वो गैमीटोजेनेसिस है, पर उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जा सकता है ह्यूमन में। ह्यूमन मेल में होने वाला गैमीटोजेनेसिस को आप क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, अगर वो मेल में हो रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर वो फीमेल में हो रहा है तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं oogenesis, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन पहला इवेंट होता है, मेल जो है वो मेल गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट का मतलब क्या हो गया बच्चों, स्पर्म, ठीक है। फीमेल जो है वो फीमेल गैमीट बनाएगी, फीमेल गैमीट का मतलब क्या हो गया, ओवम। मेल गैमीट बनने की प्रोसेस जो गैमीटोजेनेसिस, उसका पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नाम अगर आपको लेना है तो आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में होने वाले गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस को आप स्पेसिफिकली क्या नाम देंगे, oogenesis। आने वाले समय में हम लोग इन टॉपिक को सेपरेटली डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहला आपको इवेंट समझ में आ गया, मेल एंड फीमेल गैमीटोजेनेसिस। अगला स्टेप क्या होता है, तो आप कहेंगे अगला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट। अभी आप सिंप्लीफाइड तरीके से समझें, फर्टिलाइजेशन का मतलब आप समझें कि फ्यूजन ऑफ गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में होने वाला फ्यूजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स मींस फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, जब दो गैमीट आपस में फ्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल ये मेल गैमीट है,
ये फीमेल गैमीट है। जब आपस में ये फ्यूज होते हैं तो फ्यूजन से बनने वाली जो डिप्लॉइड सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो हमेशा याद रखें कि जाइगोट जो है वो क्या है, तो आप फर्टिलाइज्ड ओवम को जाइगोट कह सकते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है उसको ही हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, जाइगोट। तो फर्टिलाइज्ड ओवम ही क्या है, जाइगोट है। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूं उसके बाद क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब आप ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जाइगोट का फॉर्मेशन जब हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये जाइगोट है जो डिप्लॉइड सेल है, तो वो अपना क्लीवेज करता है। क्लीवेज की प्रोसेस में एक सेल से इस तरीके से 2 सेल्स बनती हैं, 2 सेल से 4 सेल्स बनती हैं, 4 सेल से 8 सेल बनती हैं। इनको आगे चलकर हम 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, और जब ये 32 सेल स्टेज तक स्ट्रक्चर पहुंच जाता है तो कॉमनली इसको हम मॉर्यूला कहते हैं। एंड जैसे ही फैलोपियन ट्यूब से डिसेंड होकर जो मॉर्यूला है वो यूट्रस में आता है, इम्प्लांटेशन करने से पहले मॉर्यूला का ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसे स्ट्रक्चर में होता है जिस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक सराउंडिंग सेल्स ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, और अंदर एक ब्लास्टोसील कैविटी होती है, और कुछ मास ऑफ सेल भी अंदर प्रेजेंट होता है जिसको इनर सेल मास कहते हैं। और आगे आप देखेंगे कि इनर सेल मास में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बेसिकली दे गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन एनिमल और ह्यूमन, जिनको हम एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जर्म लेयर्स के नाम से जानेंगे। तो फिलहाल आप ब्लास्टोसिस्ट को क्या समझें कि जाइगोट जो है वो कब बना, जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओवम को ही आपने क्या बोल दिया, जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब की इनर लाइनिंग पर आप जानते हैं कि सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करने की वजह से जाइगोट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। साथ ही उसमें क्लीवेज की प्रोसेस भी चल रही होती है, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाती हैं आफ्टर क्लीवेज। तो फाइनली जब फैलोपियन ट्यूब से मॉर्यूला जो है वो डिसेंड होकर यूट्रस में आता है फॉर द इम्प्लांटेशन, तो मॉर्यूला इम्प्लांटेड नहीं होता। मॉर्यूला पहले ट्रांसफॉर्म्ड किस में होता है, ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टोसिस्ट हम कह सकते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम फीटस कह सकते हैं, नो डाउट। और ये ऐसा एक डेवलपिंग फीटस है जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ब्लास्टोसिस्ट की ही स्पेसिफिक सेल्स जो हैं ट्रोफोब्लास्ट, वो ही मदर के यूट्रस की वॉल पर अपने आप को अटैच करती हैं, और इस अटैचमेंट की प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो फिलहाल मैं इतना आपको बता सकता हूं कि एक ऐसा डेवलपिंग फीटस है ब्लास्टोसिस्ट जो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद, मॉर्यूला के फॉर्मेशन के बाद तैयार होता है। और ये लिटरली वो स्ट्रक्चर है, फीटस है, डेवलपिंग फीटस है जो इम्प्लांटेड होता है टू मदर यूट्रस। तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका होगा, अगली जो इवेंट होगा उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। आप देखेंगे कि मदर का जो यूट्रस है, और इस यूट्रस से इस तरीके से मैं यहां पर अभी एक रफली डायग्राम बना रहा हूं, कंसीडर करिए ये मदर का यूट्रस है, इस मदर के यूट्रस की ये यूट्राइन वॉल है। यूट्राइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट के अटैच होने की प्रोसेस, कंसीडर करिए कि ये स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं वो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट का यूट्राइन वॉल से होने वाला अटैचमेंट जो है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इम्प्लांटेशन। एंड उसके बाद जैसे ही फीटस या डेवलपिंग फीटस या ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड हो जाएगा टू यूट्रस या यूट्राइन वॉल, देन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज गैस्टेशन, एंड द गैस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन इज 9 मंथ, अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ का ये होता है, जिसके बारे में हम आगे काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो गैस्टेशन का मतलब होगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 9 महीने तक मदर की यूट्रस में चलेगा, और इस डेवलपमेंट के दौरान जो है वो बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं उनका डेवलपमेंट होगा, उनका मैच्यूरेशन होगा, वो अपनी ग्रोथ करेंगे, और फाइनली फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल का
फॉर्मेशन होगा, जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, जैसे ही गेस्टेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, एक फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल तैयार हो चुका होगा। और जब वो फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल अपना पूरी तरह से डेवलपमेंट कर चुका होगा, तो फाइनल स्टेप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट इज डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि वो फुली फॉर्म्ड जो फीटस है, फुली फॉर्म्ड जो एम्ब्रियो है, वो डिलीवर्ड होगा, यानी कि बेबी जो है उसका बर्थ होगा। दैट मीन्स कि यूट्राइन वॉल में मेजर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्ट्रांगली यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बेबी विल बी पुश्ड ऑफ, यानी कि बर्थ कैनाल के थ्रू, फीमेल वजाइनल जो वे है उसके थ्रू जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, फुली डेवलप्ड या फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल होता है, उसका बर्थ हो जाता है। और दैट प्रोसेस साइंटिफिकली इज नोन एज पार्चुरेशन। तो ये भी हम एक सेपरेट टॉपिक के बारे में एक सेपरेट टॉपिक बनाकर इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन कौन से होते हैं और उनका एक सही ऑर्डर क्या है, एक सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला मेल एंड फीमेल गैमेटोजेनेसिस, नंबर सेकेंड उसके बाद आएगा ये फर्टिलाइजेशन, नंबर थर्ड जाइगोट का फॉर्मेशन, नंबर फोर फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, नंबर फाइव इम्प्लांटेशन, नंबर सिक्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और गैस्टेशन, नंबर सेवन डिलीवरी ऑफ बेबी या पार्चुरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जितने भी आपने इवेंट्स अभी देखे गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक, वो सभी इवेंट जो है वो एक प्रॉपर क्रम में, यानी कि एक सीक्वेंस में और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही हमेशा संपन्न होते हैं। यानी कि ऑल इवेंट अकर इन सीक्वेंस एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। ऐसा नहीं होगा कि पहले गैमीट का फॉर्मेशन होने की जगह पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हमेशा एक मेल और फीमेल बॉडी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन। मेल स्पर्म बनाना स्टार्ट करेगा, फीमेल में मैच्योर ओवम का बनना स्टार्ट होगा। तो पहला इवेंट हमेशा क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद आप देखेंगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन। तो जितने भी इवेंट हम लोगों ने डिस्कस किए वो हमेशा एक प्रॉपर सीक्वेंस और एक कोऑर्डिनेट मैनर में होते हैं। आपको बता दूं जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो आपको हमेशा किस उम्र में देखने को मिलेंगे, इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इन द एज ऑफ प्यूबर्टी आपको मेल एंड फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो एज ऑफ प्यूबर्टी में एक मेल की बॉडी में स्टार्ट होती है। लेकिन आपको बता दूं कि एक ओल्ड मैन में, यानी कि अगर आप मोर देन 60 ईयर्स किसी मेल की बात करें जिसकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा है, तो वो भी अपनी बॉडी में अगर चाहे तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि एक मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन उसकी ओल्ड एज में भी होना पॉसिबल है। हालांकि स्पर्म के फॉर्मेशन की जो रेट है या स्पर्म की जो काउंटिंग है वो आपको एक यंग इंडिविजुअल में ज़्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली टू ओल्ड इंडिविजुअल, लेकिन फिर भी स्पर्म फॉर्मेशन अकर इवन इन ओल्ड मैन, ये आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर मैं ओवम को रिलीज करने की बात करूं तो एक फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रोसेस, यानी ओवम को रिलीज करने की जो प्रोसेस है वो मैक्सिममली हो सकती है अप टू 50 ईयर्स। यानी कि एक फीमेल अधिकतम 50 साल तक ही केवल क्या कर सकती है, ओव्यूलेशन कर सकती है। ओव्यूलेशन का मतलब एग रिलीज करना। तो एक फीमेल में एग रिलीज होने की जो प्रोसेस है वो मैक्सिममली उसकी किस उम्र तक चल सकती है, 50 ईयर्स। एंड देन आफ्टर हम इसको मीनोपॉज कंसीडर करते हैं। उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, उसमें ओव्यूलेशन की प्रोसेस बंद हो जाती है, उसमें ओवेरियन साइकिल जो है वो बंद हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में वो फीमेल अब चाह कर भी अपने आप को रिप्रोड्यूसेबल नहीं बना सकती। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है मेल बॉडी के अंदर, उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, ये प्रोसेस जो होती है स्पर्म के फॉर्मेशन की, इसमें प्रत्येक स्पर्म को बनने में कितने दिन का समय लगता है, तो आपका आंसर होगा 60 to 75 डेज। ओके, तो 60 से 75 दिन का समय लगता है एक मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन में, यानी इंडिविजुअल स्पर्म 60 से 75 दिन में बनता है। लेकिन एक ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअसली मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन उसकी लाइफ में एज ऑफ प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है और वो चलता रहता है। इस तरीके से मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म को इजाकुलेट करते हैं सिंगल कह सकते हैं मैटिंग में। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि एक इजाकुलेशन में कई मिलियन स्पर्म जो है मेल के वो रिलीज होते हैं। अप्रॉक्सीमेट 300 मिलियन स्पर्म्स भी रिलीज हो सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पर्म को बनने में लगने वाला समय जो मेल के टेस्टिस में होता है वो कितना है, 60 से
75 दिन, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको अपने इस लेक्चर में बताई, यहाँ से हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को बहुत केयरफुली सुने। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो सभी क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो आपको क्या क्या याद रखना होगा, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, रिकैप करता हूँ अपने इस लेक्चर को। आप सबसे पहली चीज़ याद रखें कि ह्यूमन एक विविपेरस एनिमल है, ह्यूमन एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, ह्यूमन एक डायोसियस एनिमल है, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला जो है मेल फीमेल गैमेटोजेनेसिस है, जाइगोट का फिर फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, थर्ड नंबर पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, देन ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्राइन वॉल ऑफ द मदर यूट्रस से अटैचमेंट करेगी, दैट प्रोसेस इज इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जब कंप्लीट होती है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसको हम गैस्टेशन कहते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो एक फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल बनता है, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सभी चीज़ों को आपको आज मैंने जो इस लेक्चर के थ्रू आपको बताई हैं वो आपको प्रॉपर वे में याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आने वाले आगे के टॉपिक्स के लिए आप मेरे लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए, आपको डेफिनेटली ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत आसान लगेगा। थैंक यू वेरी मच।